हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपीएचएससी हिंदी कहानियों के कथन लेके आई हूँ। तो पार्ट फर्स्ट जो है मैंने आप सभी को करवा दिया था। आज पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें आगे की कहानियाँ जो है उनके कथनों पे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कथन इसके महत्वपूर्ण हैं। और इसमें आपको जो पार्ट 1 आपने नहीं देखा हो अगर वीडियो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो चलिए आगे की कहानियों के कथनों को हम देखते हैं, क्योंकि कहानियों के कथन भी आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, इनको देखिएगा। तो यहाँ सबसे पहली कहानी जो है वो है उसने कहा था। अतर सिंह की बैठक में वह मेरे मामा होते हैं। यह कथन किसने कहा था? और जो लड़की होती है जो आगे सूबेदारनी बनती है, उसने। अगला कथन है तेरी कुड़माई हो गई। ये किसने कहा था? लड़का जो लहना सिंह बनता है। देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ शालू, ये बात किसने कही थी? लड़की ने। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, ये कथन किसका है? हजारा सिंह का। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, ये कथन किसका है? वजीरा सिंह का। अगला कथन है, और ये कथन आया भी हुआ है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, ये किसका कथन है? लहना सिंह का। अगला कथन है भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, ये कथन किसका है? लहना सिंह का। अगला कथन है कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है, ये कथन किसका है? लहना सिंह का। अगला है मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया, ये कथन किसका है? लहना सिंह का। और यहाँ पे उन्होंने से क्या अभिप्राय है? कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो उन्होंने प्रयोग हुआ है वो सूबेदारनी के लिए हुआ है। अगला है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, तो ये कथन भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए आगे के कथन लेते हैं। यह मेरी भिक्षा है, मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, ये कथन किसका है? सूबेदारनी का, लहना सिंह को। अगला है कहानी की प्रथम पंक्ति। अब कई बार कहानी की पहली पंक्ति ही उठा के दे देते हैं कि कौन सी पंक्ति किस कहानी से है। तो पहली पंक्ति क्या है? बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, तो ये इसकी पहली पंक्ति है। अगला है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़कर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को मारकर अकेला ना लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो, ये कथन किसका है? लहना सिंह का, सूबेदार से। अगला है मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का। देखिए कई बार क्या होता है, सिर्फ नीचे की लाइन दे दी जाती है, कई बार पूरा का पूरा वाक्य दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर बीच से यही उठा के दे दे, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर ना लौटूं, ये कथन लहना सिंह का है। अगला क्या है? जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से बचने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये कथन किसका है? वजीरा सिंह का। अगला कथन है कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये कथन किसका है? वजीरा सिंह का। और किसके लिए इसने कहा है कि किसने कहा था कि तुम राजा हो? फ्रांस की महिला जो है उसके लिए ये शब्द कहा है कि उसने ये बात कही। अगला है और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, तो ये बात लहना सिंह ने सूबेदार से कही थी।
कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी सी बात कह देना। तो यहाँ तक इस कहानी के कथन खत्म हो जाते हैं। चलिए अब अगली कहानी है आकाशदीप। चलिए इसके कथनों को देखते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये कथन अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये कथन किसका है? चंपा का। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ। ये कथन किसका है? बुद्धगुप्त का। जब इसका कोई नाम नहीं तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। ये बात किसने कही थी? बुद्धगुप्त ने। तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी परंतु हृदय वैसा ही अकरुण संतृष्ण और ज्वलनशील है। ये बात किसने कही थी? चंपा ने बुद्धगुप्त से। साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों से में मेरी रक्षा की है। ये बात किसने कही थी? चंपा के पिता ने। अगला कथन है जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। ये बात किसने कही थी? चंपा ने। अगला है जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ? तो ये कथन किसका है? चंपा का। अगला है मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। ये कथन भी चंपा के द्वारा कहा गया है। अगला है इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। ये कथन किसका है? बुद्धगुप्त का। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। ये कथन किसका है? चंपा का है। अगला कथन है मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। ये किसकी बात है? चंपा के द्वारा कही गई है। अगला है प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ। ये बात किसने कही थी? चंपा ने। मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। ये बात किसने कही? चंपा ने। कितने वर्षों से मैं इस ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। ये किसने कहा था? बुद्धगुप्त ने। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? ये बात किसने कही? चंपा ने। मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ। ये किसने कही थी? बुद्धगुप्त ने। तो आज से मैं विश्वास करूं मैं क्षमा कर दिया गया। ये बात बुद्धगुप्त ने चंपा से कही। तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? किसने कहा? बुद्धगुप्त ने चंपा से। मुझे छोड़ दो इन विरह भोले भाले प्राणियों की दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। चंपा के द्वारा कहा गया है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन तक द्वीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सादृश पूजा करते रहे। तो ये देखिए, ये जयशंकर प्रसाद लेखक यानी इस कहानी के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद के द्वारा इस कहानी के विषय में ये बात उन्होंने कही है। चलिए अगली कहानी लेते हैं, वो है पत्नी कहानी जैनेन्द्र के द्वारा। आदमी को अपनी देह की फिक्र होनी चाहिए। ये बात किसने कही थी? सुनंदा ने। तो इसमें दो पात्र हैं, सुनंदा और कालिंदी। तो उसमें बुद्धि तो जरा कम है, फिर धीरे धीरे क्या वह भी समझने नहीं लगेगी। तो इसमें वार्तालाप वाले सेंटेंसेस आपको कम मिलेंगे, लेकिन नॉर्मल जो बात है वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार के कथन इसमें देखने को मिलेंगे। मेरा ऐसा क्या कसूर है? उन्हें ये सारी बातें कौन सोचती है? पत्नी यानी सुनंदा। उन्हें ना खाने की फिक्र है ना मेरी फिक्र। तुझे खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का पुण्य तुझे मिला। तो ये सारी बातें सुनंदा ही सोचती है। अंगीठी की राख हुई जा रही थी, तो आग उसने जला रखी थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो वो क्या हो रहा था? राख बनती जा रही थी। देह से कुछ दुबली है, संभ्रांत कुल की मालूम होती है। तो ये बात किसके विषय में कहा गया है? तो ये बात पत्नी के विषय में कही गई है, उसका कदकाठी का वर्णन किया गया है। कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो दाय करना चाहती है कि अब क्या करूं।
तो अपने पति का इंतजार करते करते कुछ ऐसे बीच में वाक्य शब्द जो है आते रहते हैं, तो इस प्रकार के हो सकता है आपको पूछ ले। अगला है, भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा और नीति अनीति हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। तो ये सारे जो वार्तालाप होते हैं उसके पति और जो घर में लोग उसके मित्र आए होते हैं उसके बीच। किसी का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं है। तो ये किसका कथन है? सुनंदा का पत्नी का। अगली कहानी है लाल पान की बेगम। इसके कथनों को देखते हैं। प्रश्न इसके कथनों से अधिकतर पूछा जाता है। अभी हाल ही में नेट में भी पूछा गया था कि ट्यूशन वाली किसे कहा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? किसने कहा है? मखनी बुआ ने। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना, ये बात किसने कही है? बिरजू की माँ ने। 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ? धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। किसने कहा है? मखनी बुआ ने बिरजू की माँ के लिए। आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती है। ये किसने बात कही है? बिरजू की माँ ने चंपिया के विषय में। चल दिदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। ये कथन किसका है? जंगी की पतोह का। तो किसने कहा है लाल पान की बेगम नाम उसको? जंगी की पतोह ने। हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। ये बात किसने पूछी थी? बिरजू ने अपनी माँ से। नवान के पहले ही नया धान जूठा कर दिया। बिरजू की माँ ने बिरजू से कहा। जरा धैलसार में खड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज दे तो। ये बात किसने कही थी? बिरजू की माँ ने। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? जंगी की पतोह बोलती है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। ये बात किसने कही थी? चंपिया ने। मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। ये बात किसने पूछी थी? बिरजू ने, ताकि वो उसको खा भी सके। अगला है सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। तो उसको मेले जाने की भी चिंता थी, साथ ही अपने पति की भी चिंता थी कि शाम हो गई अभी तक नहीं लौटा। तो ये बिरजू की माँ के कथन है। चलिए अगली कहानी है रसप्रिया। इसके कथनों को देखते हैं। तुम्हारी उंगलियां तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हो गई। किसने कहा था? मोहना ने। इस बार माफ कर दो सरकार। किसने कहा? मृदंगिया ने। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे? मृदंगिया ने मोहना से कहा। पंचकौड़ी मृदंगिया का भी एक जमाना था। तो ये बात किसने कही थी? गांव के लोगों ने। पीठ की चमड़ी उधेरेगा कर मुंह। ये बात किसने कही थी? चरवाहे ने। मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठता हूँ। किसने कहा? मृदंगिया ने। तेरी तिल्ली बढ़ गई है, गर्म पानी पियो। ये बात किसने कही? मृदंगिया ने मोहना से। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। मृदंगिया ने मोहना की माँ के लिए मोहना से कहा। कौन भीख मांगता है? किसने कहा? मृदंगिया ने। गाली क्यों देते हो? ये बात किसने कही थी? मोहना ने। डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। ये बात किसने कही? मोहना ने। मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। ये बात किसने कही थी? रंपतिया यानी कि मोहना की माँ ने। क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंद बाबू के पास क्यों नहीं जाती? ये बात किसने कही थी? मृदंगिया ने रंपतिया से। हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? तो ये बात किसने कही थी? रंपतिया ने। मृदंगिया के बारे में जब उसकी स्थिति के बारे में उसे पता चला तो उसने ये बात कही थी। तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है। ये बात मृदंगिया ने मोहना से कही। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी भर शिकायत करती थी। ये बात किसने कही थी? मोहना ने अपनी माँ से मृदंगिया के विषय में। ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना, रंपतिया ने बोला था मृदंगिया के विषय में। अगली कहानी है गैंग्रीन यानी रोज अगेकृत। तो इसकी पहली पंक्ति, जो कहानी की पहली पंक्ति शुरुआत होती है, वो है दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस समय किसी शाप की छाया मंडरा रही हो।
तो जैसा मैंने बताया कि पहली पंक्ति भी पूछ लेते हैं, तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, किसने कहा था? मालती ने। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा। तो ये बात किसने कही थी? कथावाचक जो उसका भाई आया हुआ था उसने। यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है, किसने कहा? कथावाचक ने। तुम्हें मेरे आने से विशेष पर प्रसन्नता नहीं हुई। तो ये भी कथन किसका है? कथावाचक का। मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोंक डाल दिया गया हो। तो ये बात कथाकार जो है सोचता है उस घर को देख के। आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खाना खा रहे हो। ये बात महेश्वर ने कथावाचक से कही थी। देर से खाना खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है। ये बात कथाकार ने महेश्वर से कही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। तो ये बात जो है मालती के घर के विषय में कथावाचक के द्वारा कही गई है। महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछी जाती है। यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, ये बात कथाकार ने कही थी। कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े तो यह भी कोई डॉक्टरी है, ये बात मालती ने कही। यह सब मानव एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया, किसने सोचा? कथाकार ने। मालती का जीवन अपने रोज की नियत गति से बाहर जा रहा था। ये बात कथाकार सोचता है मालती के विषय में। माँ युवती, माँ यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर भी ऐसी बात कर सकती हो? तो कथाकार मालती के विषय में बात सोचता है। अगली कहानी है शरणदाता। तो चलिए इनके कथनों को देखते हैं। यह कभी हो ही नहीं सकता देवेंद्र लाल जी, ये बात किसने कही थी? रफीकुद्दीन ने। आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है, ये बात किसने कही थी? देवेंद्र लाल ने। आप तो मोहल्ले के सरबराह हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना, ये बात किसने कही थी? देवेंद्र लाल ने। अगला कथन है, मैं तो इसे मेजॉरिटी फर्ज मानता हूँ वह कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ कर भागने ना दे। तो ये बात रफीकुद्दीन और देवेंद्र लाल के बीच हुई थी। जब वो बंटवारा हुआ था और जाने की बात हो रही थी तो उन्होंने देवेंद्र लाल को रोक दिया था। हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे, ये किसने कहा था? रफीकुद्दीन ने। यह दिन भी था देखने को और आज़ादी के नाम, ये बात रफीकुद्दीन ने कही है। आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है, ये बात किसने कही थी? रफीकुद्दीन ने। मैं समझता हूँ मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है, ये कथन देवेंद्र लाल ने रफीकुद्दीन से कही है। मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़े, आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, किसने कहा? देवेंद्र लाल ने। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊंगा। आप घर बार वाले आदमी, ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हैं। तो ये देवेंद्र लाल ने रफीकुद्दीन से कहा था। खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। तो ये जो पर्ची में ये बात लिखी थी, ये किसने लिखी थी? जैबू ने देवेंद्र लाल को। अगला है, बेटा तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का, है ना? वे मेरे पापा मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो ये बात देवेंद्र लाल ने बिलार से कही थी। रोज मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। तो देवेंद्र लाल ने ये बात उस बिलार से कही थी जब उसे वो पर्ची मिली थी। आपके मुल्क में अकेलियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा, ये कथन जुबैनिसा ने बाद में उनको ये चीज़ कही थी जब उनकी खबर लगी थी। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। तो ये बात ज़ेबू के द्वारा या जुबैनिसा के द्वारा कही गई है। अगली कहानी है चीफ की दावत। इसके कथनों को देखते हैं।
माँ का क्या होगा, ये बात किसने कही थी? श्यामनाथ ने। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। ये कथन श्यामनाथ की पत्नी का है। क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। किसने कहा था? माँ ने अपनी परेशानी बताई थी। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। किसने कहा था? श्यामनाथ ने। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा? बेटा तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। किसने कहा था? माँ ने। और ये कथन आया हुआ है। अगला है, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस, इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है? किसने कहा था? श्यामनाथ ने। मैं ना पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। ये कथन किसका है? माँ का, अपनी बेबसी बता रही है। अगला है, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। ये बात किसने कही थी? चीफ ने। तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश है कि क्या कहूँ। ये बात किसने कही है? श्यामनाथ ने। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? ये बात किसने कही थी? श्यामनाथ ने अपनी माँ से। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। देखिए इतना होने पर भी माँ कितनी खुश हो गई बच्चे की तरक्की से। तो ये माँ का कथन है। तो मैं बना दूंगी, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। ये कथन किसका है? माँ का। तो चलिए ये सारी यूपीएचएससी में जो कहानियाँ थी उनसे संबंधित कथन थे जो आज मैंने कंप्लीट करा दिए। आप सभी को ये कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आगे भी आपको इसी प्रकार से यूपीएचएससी और जल्द ही मैं एमपीपीएससी भी शुरू करूँगी, तो दोनों ही तैयारी हमारे इस चैनल पे शुरू की जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।